आप सबका मेरे YouTube चैनल किरण एजुकेशन बाई अलका किरण में स्वागत है। आज मैं जीव जनन कैसे करते हैं के अंतर्गत मादा जनन तंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। तो देखते हैं मादा जनन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। तो चलिए, ये मादा जनन तंत्र का चित्र है और ये चित्र बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। इस चैप्टर में फिगर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लिखने के लिए कोई विशेष नहीं आता। ये चित्र इम्पॉर्टेंट और इसके अंतर्गत इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। तो देखते हैं चित्र, ये ध्यान से देख लें, इसके लिए प्रैक्टिस कर लें और इसके अंतर्गत कौन कौन से अंग हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले मादा जनन तंत्र के अंतर्गत अंडाशय आता है जिसकी संख्या 2 होती है, यानी एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। उसके बाद ये अंडाशय एक रचना जिसको अंडवाहिका या फैलोपियन नलिका कहते हैं जिससे जुड़ी होती है, और अंडवाहिका की संख्या या फैलोपियन नलिका की संख्या भी 2 होती है। दोनों ओर की फैलोपियन नलिका, पहला हो गया अंडाशय, दूसरा हो गया अंडवाहिका या उसी को कहेंगे फैलोपियन नलिका। दोनों ओर की फैलोपियन नलिका मिलकर एक थैलीनुमा रचना में खुलती है जिसे कहा जाता है गर्भाशय। गर्भाशय एक पेशीय रचना है और ये थैलीनुमा रचना होती है। अब गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा योनि में खुलती है और योनि बाहर की ओर भाग में खुलती है। तो ये हुआ मादा जनन तंत्र के प्रमुख अंग, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। ग्रीवा के द्वारा, ग्रीवा एक दरवाज़ा का काम करेगा या जो भी ग्रीवा के द्वारा योनि में खुलती। अब हम देखते हैं प्रत्येक अंग के क्या कैसी रचना और क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले अंडाशय, ये मादा जनन तंत्र के अंतर्गत पहला नाम जो है वो अंडाशय। इसको प्राथमिक जनन अंग भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें युग्मक, मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है, इसलिए प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें युग्मक, अब कौन सा युग्मक बनेगा? अंडाणु का निर्माण होता है, इसलिए अंडाशय प्राथमिक जनन अंग है जिसमें अंडाणु का निर्माण होता। या हम कह सकते हैं इसका कार्य है अंडाणु का निर्माण करना और एक इससे हार्मोन भी निकलता है, ये पहला कार्य। दूसरा हो गया हार्मोन, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रवण। तो इस तरह से अंडाशय में अंडाणु का निर्माण और हार्मोन का निर्माण होता है। चूँकि अंडाशय संख्या में 2 होते हैं। अब ये सवाल है कि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण कब होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण उसी समय हो चुका होता है जब कोई बालिका अपने माँ के गर्भ में ही होती है। यानी अंडाणु का निर्माण कब हो जाता है? जब बालिका भ्रूणावस्था में ही अंडाणु का निर्माण हो चुका होता है। हजारों की संख्या में अपरिपक्व, और कैसे अंडाणु होते हैं? ये अपरिपक्व अंडाणु होते हैं जो भ्रूणावस्था में, यानी जब माँ के गर्भ में ही बच्ची होती है उस समय ही अंडाणु का निर्माण हो चुका होता है। तो जन्म के बाद क्या होता है? जन्म के बाद इसमें जो भी अंडाणु होते हैं
उनका विकास होता है, वृद्धि होता है। कब तक? 10 साल की उम्र तक उसमें वृद्धि और विकास होता है। उसके बाद इसमें जो अंडाणु होते हैं उसका परिपक्वन होता है, यानी अंडाणु का निर्माण भ्रूणावस्था में ही, उसका विकास होता है 10 साल की उम्र तक, 10 से 12 साल की उम्र तक, और उसका परिपक्वन होता है 12 वर्ष के बाद। ये हुआ अंडाशय का रचना, उसका कार्य। तो ये दो की संख्या में होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, चूँकि अंडाशय की संख्या 2 है और प्रत्येक महीने अंडाशय से केवल एक अंडाणु या बाईं ओर से या दाईं ओर से, एक बार इधर से एक अंडाणु परिपक्व होकर निकलेगा तो अगले महीने इधर से, यानी बारी बारी से एक एक अंडाणु एक एक बार प्रत्येक महीने निकलता है। तो ये हुआ अंडाशय का रचना, उसका कार्य, क्रियाविधि। अब हम चलें अंडवाहिका या फैलोपियन नलिका क्या करता है। जैसे ही परिपक्व अंडाणु अंडाशय से निकलता है, फैलोपियन नलिका में अंगुली नुमा रचना होती है। इस रचना का नाम होता है फिम्बरी। इस रचना का क्या नाम है? फिम्बरी। ये अंगुली नुमा रचना के द्वारा ये अंडाणु को पकड़ लेता है और इसको पहुंचा देता है फैलोपियन नलिका में, यानी निकलने वाला अंडाणु इधर उधर नहीं जाता है, सीधे फैलोपियन नलिका के फिम्बरी द्वारा जो अंगुली नुमा रचना पकड़ लिया जाता है और वह फैलोपियन नलिका या अंडवाहिका में पहुंचा दिया जाता है। अब ये अंडवाहिका का क्या कार्य है? तो अंडवाहिका अंडाणु को आगे बढ़ने का स्थान देती है, साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अंडवाहिका में अंडाणु का निषेचन होता है। कैसे हम बताते हैं, लेकिन ये बोर्ड मॉडल 1 नंबर में एग्जाम में आएगा कि अंडाणु के निषेचन की जगह कौन सी है। तो अंडवाहिका ही वह स्थान है जहाँ अंडाणु का निषेचन होता है, यानी अंडवाहिका निषेचन का स्थान है। कैसे? तो जैसे ही शुक्राणु योनि मार्ग से आगे की ओर बढ़ते हैं, चूँकि शुक्राणु छोटे होते हैं और बहुत गतिशील होते हैं, उनमें पूँछ होता है और एक सिर होता है और ये द्रव माध्यम में होते हैं, तो ये तैरकर ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय में पहुंचते हैं और गर्भाशय से होते हुए ये फैलोपियन, जबकि अंडाणु यहाँ पहुंच चुका होता है, फैलोपियन नलिका में पहुंचते हैं और यहीं पर अंडाणु और शुक्राणु दोनों का निषेचन होता है। ये अंडाणु और ये शुक्राणु और दोनों युग्मक हैं, एन हैं, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? 2n। 2n बनने के बाद इस रचना का नाम है युग्मनज। क्या नाम है? युग्मनज। युग्मनज में बार बार विभाजन, वृद्धि, विकास, परिवर्धन से भ्रूण बनता है और भ्रूण से ही नए जीव की रचना होती है। तो ये हुआ निषेचन के बाद जीव में बनने की क्रिया। तो यहाँ जैसे ही अंडाणु पहुँच चुका होता है और उसी समय शुक्राणु आता है, तो दोनों निषेचित करके युग्मनज बना लेते हैं। युग्मनज में विभाजन से भ्रूण बनता है और भ्रूण विकसित होकर नए जीव का निर्माण करता है। अब निषेचन के बाद पुनः जो जाइगोट है वह गर्भाशय की ओर आता है और गर्भाशय, अब अगला पॉइंट है, अंडवाहिका तो निषेचन की जगह हो गई, अगला गर्भाशय में जब निषेचित अंडाणु पहुंचता है तो ये इसकी दीवार में आरोपित हो जाता है, मीन्स इसकी दीवार में धंस जाता है। किस लिए? पोषण प्राप्त करने के लिए। तो गर्भाशय वह स्थान है जहाँ भ्रूण का
क्या होता है, भ्रूण का पोषण होता है, भ्रूण का आरोपण। पहले तो उसका आरोपण होगा, आरोपण माने इसमें धंसता है या आरोपित हो जाता है। भ्रूण का आरोपण तथा पोषण होता है। अब ये किस तरह से होता है इसको देखते हैं। तो सर्वप्रथम जैसे ही युग्मनज गर्भाशय में पहुंचता है, वह गर्भाशय की दीवार बहुत स्पंजी मुलायम होती है, तो इसमें यह धंस जाता है और इससे पोषण प्राप्त करता है। पोषण किस तरह से प्राप्त करता है, तो जैसे ही इसमें धंसता है युग्मनज, इससे एक रचना बनती है। इस रचना का नाम है प्लेसेंटा। इस रचना का नाम है प्लेसेंटा। देखते हैं प्लेसेंटा क्या है और ये भ्रूण के लिए क्या काम करता है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक तस्तरी नुमा रचना है जो गर्भाशय की दीवार में धंसा होता है और यह भ्रूण से निकलता। जैसे ही भ्रूण आरोपित होता है, उससे यह प्लेसेंटा नामक रचना का निर्माण होता है, जिससे भ्रूण गर्भाशय की दीवारों में आरोपित हो जाता है या उससे कहीं अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। अब चूँकि ये प्लेसेंटा का संबंध गर्भाशय की रक्त वाहिकाओं से होता है, तो प्लेसेंटा रक्त वाहिकाओं से रक्त प्राप्त करके भ्रूण को देता है। इस तरह से भ्रूण को ऑक्सीजन, ग्लूकोज या जो भी आवश्यक अन्य पदार्थ है वह प्राप्त होता है, उसकी वृद्धि होती है। इसके अलावा भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ, भ्रूण के शरीर में बनने वाला उत्सर्जी पदार्थ भी प्लेसेंटा के द्वारा ही पुनः माँ के शरीर में चला जाता है, यानी माँ के शरीर से पोषण प्राप्त करता है और उत्सर्जी पदार्थ भी प्लेसेंटा के द्वारा ही पुनः माँ के शरीर में चला जाता है। इस तरह से प्लेसेंटा एक विशेष तस्तरी नुमा रचना है। लिख सकते हैं विशेष तस्तरी नुमा, प्लेट के आकार की रचना, तस्तरी नुमा रचना होती है जो गर्भाशय की दीवार में धंसी होती है। गर्भाशय की दीवार में धंसी होती है और क्या करती है, भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। तो ये हुआ प्लेसेंटा की परिभाषा। अब चूँकि प्लेसेंटा इस भ्रूण को पोषण दे रहा है, यानी गर्भाशय का क्या कार्य हुआ, भ्रूण का आरोपण तथा पोषण। इसके अलावा एक कार्य और हो गया कि भ्रूण के परिवर्धन का स्थान है, यानी भ्रूण विकास कहाँ करेगा, तो गर्भाशय में ही। तो हो गया परिवर्धन का स्थान। ये हुआ आपका गर्भाशय का कार्य। अब हम और देखें भ्रूण का जीवन अवधि या गर्भकाल कहिए इसको, गर्भकाल। मानव में गर्भकाल की अवधि 9 महीने की होती है, 9 माह की होती है। भ्रूण जैसे ही गर्भाशय में आ जाता है, उसका विभाजन होता है, उसका वृद्धि और विकास होता है और वह 9 महीने तक उसमें विकसित होते रहता है। परिपक्व होकर ही वह बाहर निकलता है, जिसको कहते हैं गर्भकाल। जितने दिन तक भ्रूण से बच्चे बनने की प्रक्रिया को, पूरे समय को गर्भकाल कहा जाता है। तो इस अवधि को गर्भकाल 9 माह का, मानव में अलग अलग जीवों में गर्भकाल की अवधि अलग अलग होती है, मनुष्य में यह 9 महीने की होती है। उसके बाद ये हुआ मादा जनन तंत्र के प्रमुख कार्य। अब हम एक शब्द है कि अगर निषेचन हो रही है तब तो अंडाणु गर्भाशय में आरोपित हो गया
और उसका परिवर्धन हुआ, वृद्धि हुआ, विकास हुआ। अगर प्रत्येक माह निकलने वाले अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तब क्या होता है? देखते हैं कि उस स्थिति में क्या होती है। हेडिंग डालते हैं, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। चलिए, ये हुआ। क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता? निषेचन की स्थिति में तो देखें कि निषेचन की जगह फैलोपियन नलिका है। निषेचन के बाद वह भ्रूण बन जाता है और गर्भाशय की दीवारों में आरोपित हो जाता है। गर्भाशय उसको पोषण प्रदान करता है, उसको वृद्धि विकास के लिए स्थान देता है। लेकिन अगर निकलने वाले अंडाणु का निषेचन यानी शुक्राणु यहाँ तक नहीं पहुँचे तब क्या होगा? देखते हैं। जैसे ही अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है, फैलोपियन नलिका से होते हुए वह गर्भाशय की ओर पहुंचता है। चूँकि अंडाणु प्रत्येक माह एक निकलता है, इसलिए गर्भाशय की दीवार इस अंडाणु को पकड़ने के लिए, इसको अपना स्थान देने के लिए या इसको वृद्धि और विकास के लिए बहुत मोटी हो जाती है। अगर अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो ये दीवार और भी मोटी हो जाती है, और अगर यानी मोटी, स्पंजी, मुलायम हो जाती है। लेकिन अगर अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ तो चूँकि यहाँ पर अंडाणु का वृद्धि और विकास का जगह है, अब निषेचन ही नहीं हुई तो ये दीवार पतला होने लगती है। यानी ये दीवार की परत म्यूकस और रक्त के साथ यूरिया से होते हुए बाहर निकाल दिया जाता है, और इस चक्र में 1 महीने का समय लगता है। इसलिए इस चक्र को कहते हैं मासिक चक्र। तो एक डिफिनीशन हो गया मासिक चक्र। इस चक्र के पूरा होने में कितने महीने का टाइम लगता है? 1 महीने का। इसी कारण इसका नाम दिया गया मासिक चक्र। यानी अगर अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो अंडाणु गर्भाशय की आंतरिक परत और रक्त के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और ये क्रिया प्रत्येक महीने होती है, इसीलिए इसका नाम है मासिक चक्र। तो इसका परिभाषा है स्त्रियों के जननांगों में कुछ चक्रीय परिवर्तन होते हैं जिसे मासिक चक्र कहा जाता है। क्या होता है? कुछ चक्रीय परिवर्तन होते हैं, यानी एक चक्र के अधीन हर महीने होता है, इसलिए इसको कहा गया चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन होते हैं जिसे मासिक चक्र कहा जाता है, और इसके साथ निकलने वाला स्राव को मासिक स्राव या ऋतुस्राव कहा जाता है। स्राव को कहते हैं ऋतुस्राव। ये चक्र 1 महीने की अवधि का या प्रत्येक 28 दिन के अंतराल पर इसकी पुनरावृत्ति होती है, और ऋतुस्राव चक्र का समय होता है 2 से 8 दिन तक। यानी निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की भीतरी दीवार की परतें, रक्त और अंडाणु का शरीर से बाहर निकलने की क्रिया, ये हो गया मासिक चक्र, और इसे कहेंगे ऋतुस्राव, जो 2 से 8 दिनों तक होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें से दे सकता है कि ऋतुस्राव की अवधि क्या है, मासिक चक्र क्या है, और इसमें से इम्पॉर्टेंट आपका चित्र
ये सब नाम इम्पॉर्टेंट है अंडा से। बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में ओके, आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ओके।